अगर आपके शरीर पर ऐसा मैल जैसा काला निशान दिखाई दे रहा है जिसे एक्यांथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं और इसे आप क्रीम लगाकर या नींबू रगड़कर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्यांथोसिस निग्रिकेंस है वो स्किन की बीमारी है ही नहीं। इसकी जगह एक्यांथोसिस निग्रिकेंस जो होता है वो आपके शरीर में चल रही किसी गंभीर गड़बड़ी का संकेत होता है। ऐसा संकेत जो आपकी स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब कुछ वीडियोज़ में ये बताया जाता है कि ये कोई जादुई क्रीम है, इसको आप लगा लीजिए एक्यांथोसिस निग्रिकेंस में ठीक हो जाएगा, या होम रेमेडीज है इनको ट्राई कर लीजिए जिससे एक्यांथोसिस निग्रिकेंस ठीक हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी जो कंडीशन है वो और ख़राब होती जाती है, वो और काला पड़ता जाता है। पर अगर आप इस बीमारी की रियलिटी को जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वीडियोज़ मत देखिए, आप वीडियोज़ के कमेंट्स पढ़िए। कुछ वीडियोज़ के कमेंट्स मैंने निकाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक कमेंट में बोला गया है कि मैंने वजन कम किया और मेरा एक्यांथोसिस निग्रिकेंस ठीक हो गया। दूसरे में कहा गया कि मैंने भी यही किया, चीनी की वजह से मुझे हो रहा था, अब मैं चीनी से दूर रहता हूँ, मेरा एक्यांथोसिस निग्रिकेंस ठीक है। तीसरा, मुझे ये बीमारी 2 साल से थी, मैंने डाइटिंग की और मेरा डार्क स्पॉट ठीक हो गया। असली में दो ही दवाइयाँ हैं, डाइटिंग और वजन कम करना। तो ये कमेंट्स बताती हैं कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस है जिसमें वेट लॉस इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। पर एक कमेंट ये भी है कि ना मैं मोटा हूँ ना मैं ओवरवेट हूँ, मैं मिठाई भी नहीं खाता, पर ये मुझे हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। तो दो बातें आ गई कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस में वजन घटाना मेन ट्रीटमेंट है, पर कुछ लोगों का एक्यांथोसिस निग्रिकेंस वजन घटाने से भी नहीं ठीक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एक्चुअली इन रियलिटी एक्यांथोसिस निग्रिकेंस क्या है, कितने टाइप है, कैसे होता है, क्यों कुछ लोग वजन घटाते हैं तो ठीक हो जाता है, क्यों कुछ लोगों का नहीं ठीक होता है, और इसमें आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव क्या है, आयुर्वेद से इसका इलाज क्या है। पहले देखते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकेंस है क्या। एक्यांथोसिस का मतलब होता है मोटा, निग्रिकेंस का मतलब होता है डार्क या काला। यानी एक्यांथोसिस निग्रिकेंस आपके शरीर पर पाए जाने वाला एक ऐसा पैच है जो कि मोटा होता है, थिक होता है और कुछ डार्क कलर या ब्लैक कलर का होता है, और कोई कोई पैच इसमें वेलवेटी होता है यानी सिकुड़न लिए होता है। कहाँ पाए जाते हैं तो बॉडी के फोल्ड एरिया में पाए जाते हैं, गर्दन पे होगा, आर्मपिट पे होगा या ग्रोइन रीजन में होगा, कभी कभी हाथ के ऊपर नकल्स पे भी पाया जाता है। और ऐसा बताया गया है कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस ज़्यादातर अपने शरीर में चलने वाले किसी गंभीर गड़बड़ी का संकेत देता है। अब जो एक्यांथोसिस निग्रिकेंस का सवाल था कि क्यों कुछ लोगों का वजन घटाने पर भी नहीं ठीक होता है, इसके लिए हमें इसके टाइप को समझना होगा। पहला जो टाइप है वो है मैलिग्नेंट, या ये बहुत रेयर टाइप है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि शरीर के अंदर कोई कैंसर डेवलप हुआ, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, उसकी वजह से हमारे शरीर पर एक्यांथोसिस निग्रिकेंस दिखाई देता है। ये सडन होता है, कुछ ही दिनों में डेवलप हो जाता है। चूंकि रेयर है तो ज़्यादातर लोगों में नहीं दिखता, पर फिर भी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा है कुछ दवाएं हैं जैसे हाई डोज में निकोटिनिक एसिड, इसके अलावा सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड जिसका हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। इन दवाओं की वजह से भी एक्यांथोसिस निग्रिकेंस हो रहा है। अगर आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आप कितना भी वजन घटा लीजिए, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा है ट्रू बनान, यानी जो फैमिलियल होता है, जेनेटिकली फैमिली में रन खुद करता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसमें भी अगर आपको है, आपकी पीढ़ी से आया, आपके पूर्वजों से आया, तो अगर आप इसमें आप वज़न घटाएंगे, इफ़ेक्ट तो दिखेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। और चौथा टाइप है वो टाइप है जिसमें वज़न घटाना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट शो करता है, और लगभग जो एक्यांथोसिस निग्रिकेंस के केसेस हैं उसमें 95% केसेस इसी टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं स्यूडो एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। स्यूडो एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कैसे होता है, तो इसका पहला और मेन रीजन है ओबेसिटी, मोटापे की वजह से होता है। कुछ इंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस है जैसे पीसीओडी, जिसे पीसीओएम बोलते हैं, इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटिस या कुशिंग सिंड्रोम, इनकी वजह से एक्यांथोसिस निग्रिकेंस होता है। क्यों होता है इनकी वजह से, तो इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो सबसे बड़ा कारण है, मेनली दो कारण है। पहला है हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, हाई कैलोरी डाइट, इसमें प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हाई सुगरी आइटम्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दूसरा रीज़न होता है इनएक्टिविटी, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में ग्लूकोज का कंजप्शन नहीं हो रहा है। कंजम्पशन नहीं होता है तो वो जो ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में हमेशा बढ़ा रहता है, फिर उसके लिए हमारे पैंक्रियाज को बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो इंसुलिन है लगातार हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा रहता है, और हमारे सेल्स में एक रिसेप्टर पाया जाता है IGF-1,
उसको जाके ये इंसुलिन रिप्लेस कर देता है, और जैसे ही रिप्लेस करता है सेल्स को सिग्नल मिलता है कि अब आप मल्टीप्लाई करिए, अब आप अपनी संख्या बढ़ाइए। सेल्स अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वही बढ़ी हुई जो सेल्स की संख्या है हाइपरकीरेटोटिक फॉर्म में, एकैंथोसिस के फॉर्म में हमारे गर्दन पर दिखाई देती है, जिसको एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोला जाता है। तो जो बीमारी हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप हुई है, इंटरनल काज ये है, वहाँ आप ऊपर से कुछ भी करते रहिए, ये ठीक नहीं होगा। अगर आपने किसी तरह से ठीक भी कर लिया तो वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। तो अब इसके मेन ट्रीटमेंट क्या है? तो पहला है वेट लॉस, आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। दूसरा बैलेंस डाइट, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। तीसरा इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, हमें किसी तरह से अपने बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। और चौथा प्रॉपर एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अब जो इंसुलिन सेंसिटिविटी का पार्ट है, ये कुछ मेडिसिन भी इसके लिए आती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह, जिसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ओबिसिटी के लिए अब कुछ नई मेडिसिन आ गई, सीमाग्लूटाइड जैसी, तो इसे भी आप अपनी डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, मतलब कि क्रीम से कैसे ठीक करेंगे? तो कुछ क्रीम्स हैं जैसे कि ट्रिटनोइन है, कैल्सिपोट्राइन है। इसके अलावा आप केमिकल पील्स ट्राई कर सकते हैं, लेजर्स ट्राई कर सकते हैं। पर मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप इसमें लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको जो क्योर मिलेगा, आपका जो एकैंथोसिस निग्रिकेंस ठीक होगा, वो अच्छे से ठीक होगा, परमानेंट रहेगा। लेकिन आप केवल डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्रीम्स पे या ये होम रेमेडीज पे भरोसा करते हैं, मे बी आप थोड़ी देर के लिए अपने एकैंथोसिस निग्रिकेंस को क्योर कर लें, लेकिन वो कुछ दिनों में वापस जरूर आएगा। अब आयुर्वेद क्या कहता है? तो आयुर्वेद कहीं नहीं कहता है कि एकैंथोसिस निग्रिकेंस का इलाज नींबू है, आप इस पर नींबू रगड़िए। आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर आप कफवर्धक और अग्निमांदकर आहार का प्रयोग करते हैं, कौन से हैं ये आहार? तो वही हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट वाले डाइट। तो जब आप कफवर्धक और अग्निमांदकर आहार का प्रयोग करते हैं तो जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो कम हो जाती है। और जब जठराग्नि कम हो जाती है तो हम जो खाना खाते हैं उसका इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिससे हमारे शरीर में आम की उत्पत्ति होती है। आम मतलब होता है टॉक्सिन्स। तो आम की उत्पत्ति हुई, साथ में इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड है, जिसकी वजह से रस व स्रोतस की दृष्टि होती है, बाद में मेद व स्रोतस की दृष्टि होती है। जब मेद व स्रोतस की दृष्टि होती है तो जो हमारा फैट मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब होता है, बॉडी में हमारे फैट स्टोर होता है। और जब फैट एक बार स्टोर हुआ तो फिर वही कहानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से एकैंथोसिस निग्रिकेंस डेवलप होता है। अब आयुर्वेद में चिकित्सा क्या बताया गया? तो पहली चिकित्सा बताई गई है दीपन पाचन, यानी कि आपकी जो जठराग्नि मंद हो गई है अग्निमांदिकर और मेदोवर्धक आहार की वजह से, उस जठराग्नि को ठीक किया जाएगा। जब जठराग्नि ठीक होगी तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, खाना सही से डाइजेस्ट होगा, तो जो इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड था वो हटेगा, टॉक्सिन्स हटेंगे, आम हटेगा, आम हटेगा तो मेद हटेगा, मेद हटेगा तो हमारा एकैंथोसिस निग्रिकेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। एकैंथोसिस निग्रिकेंस को आयुर्वेद में वात कफज बताया गया है। तो अब जो ट्रीटमेंट मेन है उसमें हमें वात कफ को हटाना है, साथ में लेखन कर्म भी करना होता है। वात कफ को हटाने के लिए आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ चीज बताई गई है तक्र। तक्र जिसे छाछ या मट्ठा, बटर मिल्क भी बोलते हैं। और लेखन कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ जो चीज़ बताई गई है वो बताई गई है त्रिफला चूर्ण को। तो अगर आप त्रिफला चूर्ण के साथ छाछ मट्ठे का प्रयोग करते हैं तो वात कफ शामक भी ये काम करता है और साथ में लेखन कर्म भी करता है। इसके साथ साथ उद्वर्तन चिकित्सा भी बताई गई है। कुछ चूर्ण होते हैं जिनको उस जगह पे थोड़ा सा रब किया जाता है, जिसके लिए सबसे अच्छा कोल कुलत्थादि चूर्ण बताया गया है। आप त्रिफला चूर्ण को भी उद्वर्तन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में डाइट के बारे में क्या बताया गया है? तो वही चीज़ है, मेद का डाइट, अभिसंधी डाइट आपको नहीं खानी है। प्रॉपर ऐसा खाना खाना है जो लघु हो, सुपाच्य हो, खाने के बाद आसानी से पच जाए और मेद यानी कि फैट को ना बढ़ाए। हरी पत्तेदार सब्जियां, सुपाच्य भोजन ही इसमें डाइट में श्रेष्ठ माना गया है। तो ये कुछ एकैंथोसिस निग्रिकेंस का मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद से डिस्क्रिप्शन था। अगर आप इसे क्रीम लगाकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, अपना वेट लॉस करिए। उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं ठीक होती है तब आप डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर जरूर जाइए। अगर आपको एकैंथोसिस निग्रिकेंस है तो आपने उसे कैसे ठीक किया या आप अभी क्या कर रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस बीमारी से संबंधित कोई सवाल है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस पे और आयुर्वेदा पे बेस्ड स्किन या हेयर से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।